नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही, और इस बार तो बात देश के कोने कोने तक ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार तक जा पहुंची है। वो क्या कहते हैं, अच्छाई को तो छिपाया जा सकता है पर बुराई तो लाख तहों में भी छिपा कर रखे लेकिन बाहर आ ही जाती है। बात होनी भी ऐसी ही चाहिए कि सामने वाले का दिल चीर कर रख दे, वरना बोलने और किसी को गालियां देने का मतलब ही क्या रह जाता है अगर उन बातों की, उन टिप्पणियों की, उस बकवास की कोई चर्चा ही ना हो, कोई उस पर तवज्जो ही ना दे, तब तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है ना। तो हो गई उनकी मन की मुराद पूरी। चर्चा ऐसी हो रही है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो गया ना। आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ। मैं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत की ही बात कर रही हूँ, जो हर मुद्दे पर, हर बात पर जुबानी तलवार चलाने में माहिर हैं। भाई, चर्चा में रहने के लिए मियां संजय पिछले करीब 8 महीने से नहीं पिछले करीब 1 साल से क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं ये तो सबको पता है। और अब तो उनकी करनियों पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। कमाल ही हो गया, कोर्ट ने तो उनकी शान में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह डाली कि वो शुक्रवार शाम से ही कोप भवन में चले गए हैं। गुस्से से कोप भवन में नहीं गए हैं, अरे संपादक है सामना में तो इसी पर कुछ लिखने का सोच रहे होंगे। खैर, जरा सोचिए, संजय राउत जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने फिल्म स्टार कंगना रनौत के लिए किस किस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, वो भी अपने आप में एक अलौकिक कारनामा था। देश का एक सांसद किसी महिला को हरामखोर बोल जाता है और उसकी अपनी पार्टी की कोई भी महिला नेता चूं तक नहीं करती। उसकी अपनी पार्टी तो छोड़िए, जिन 2 पार्टियों के साथ उनकी महाराष्ट्र में 3 टांग वाली सरकार चल रही है, उन दोनों पार्टियों की महिला नेताएं भी इस बयान पर चुप्पी साध लेती हैं। और इसीलिए मियां संजय को लगता है कि उनकी जुबान से तो फूल झड़ रहे हैं, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की लताड़ ने संजय राउत को दिन में ही तारे दिखा दिए। उनकी इसी बेलगाम जुबान के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें शुक्रवार को अच्छी खासी डांट पड़ गई। यही नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो यहां तक कहा कि राज्य के तंत्र को नागरिकों की टिप्पणियों को नजरअंदाज करने का हुनर आना चाहिए। यानी हर बात में नेताओं को अपनी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए। पर अब कोई कोर्ट को क्या बताए कि संजय राउत तो नाक घुसेड़ते नहीं है, बल्कि नाक का सवाल बनाकर हर मुद्दे को मराठी मानुस और मराठी अस्मिता से जोड़ जोड़कर ही आज तक अपनी पार्टी का बचाव करते आ रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो फिल्म स्टार कंगना रनौत के बंगले को तोड़े जाने की बीएमसी की करतूत को भी बदले से भरी कार्रवाई करार दिया और बीएमसी को कंगना को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश भी सुना दिया। अब बताइए, इन्हीं संजय राउत की जल्दबाजी और बदला लेने की फितरत ने बैठे बिठाए बीएमसी को करीब 50 लाख की चपत लगा दी है। अब पूछे कोई उनसे कि अब वो क्या करेंगे, अब वो क्या उखाड़ेंगे? जब खुद की इज्जत कोर्ट में एक बार नहीं कई बार उखड़ गई तो अब वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अब तो वो बस सबसे ये पूछते नजर आ रहे हैं कि कंगना ने जो टिप्पणियां की क्या वो सही थी? अरे, आपके बारे में तो कोर्ट ने भी कहा कि एक सांसद को ये टिप्पणियां शोभा नहीं देती। अपनी बात करिए ना। वैसे पिछले 1 साल से जब से उनकी पार्टी की महाराष्ट्र में 3 टांग वाली सरकार बनी है, तब से उनका गुस्सा बड़ा ही सिलेक्टिव हो गया है। अब देखिए, राहुल गांधी ने जब कहा कि वो वीर सावरकर थोड़े हैं जो माफी मांग लेंगे, तो इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया संजय राउत को। पर जैसे ही बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को अति उत्साहित स्टूडेंट कहा, तो मिर्ची संजय राउत को भी लग गई। फरमा दिया कि बराक जानते कितना है उनके बारे में। अब आप ही सोचिए कितने सेकुलर हो गए हैं मियां संजय राउत। पर कंगना के पाकिस्तान बोलते ही हो गई जुबान बेलगाम। वैसे उनकी जुबान काबू में रहती नहीं है। 1-2 किस्से नहीं है, एक लंबी फेहरिस्त है उनकी बदजुबानी की। वो जो बोलते हैं उन शब्दों की तो एक डिक्शनरी तैयार की जा सकती है। दरअसल वो जो बोलते हैं उसका मतलब वो होता ही नहीं है। जैसे हरामखोर का मतलब नौटी होता है, जुबान ही नहीं जनाब, उनकी तो कलम भी फिसल जाती है। फितरत ही ऐसी है उनकी, कोई करे भी तो क्या करे। वो ऐसे मिसगाइडेड मिसाइल बन चुके हैं जो जल्दी अपनी पार्टी पर ही जा गिरेंगे। वो क्या कहते हैं, हाँ, भस्मासुर बन गए हैं। अब वो अपनी पार्टी के लिए उनका बड़बोलापन शिवसेना को पहले भी कई बार ले डूबा है। करीब 6 साल पहले उन्हें शिवसेना के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। उस वक्त भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में संजय राउत के जहरीले बयान का खामियाजा ही शिवसेना को भुगतना पड़ गया था, और अब भी तो यही हो रहा है। वो बात अलग है कि अभी शिवसेना को बिहार विधानसभा चुनाव में हुई फजीहत नजर नहीं आ रही है। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है।
तो अब फिर वही 6 साल पुरानी बानगी शिवसेना में दोहराव के दोराहे पर खड़ी है। जी हां, शिवसेना के सबसे वफादार सिपाही संजय राउत वफादारी में इतने आगे निकल चुके हैं कि पूछिए मत। पिछले 1 साल में जब से 3 टांग वाली उद्धव ठाकरे सरकार वजूद में आई है, तब से तो मियां संजय की चाल ढाल, अंदाज, तेवर और कलेवर सब बदल चुका है। पार्टी की विचारधारा से लेकर शिवसेना के सेकुलर हो जाने तक, फिर पालघर से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तहकीकात, दिशा सालियान की मौत पर मचा हंगामा, अर्नब गोस्वामी को किसी भी तरीके से किसी भी मामले में फंसाने की चालें, फिल्म स्टार कंगना रनौत की टिप्पणियों पर उन्हें सबक सिखाने की मंशा, इन तमाम मुद्दों ने संजय राउत के अंदर छिपे एक छिछोरे नेता के उछलेपन को ही सामने रखा है। इन सब मुद्दों पर उन्होंने जितने भी गड्ढे दूसरों के लिए खोदे हैं, अब वो धीरे धीरे उन्हीं के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, संजय राउत है ना, जबान से भी बेलगाम और कलम से भी। जबान से तो जहर बुझे तीर चलाते ही हैं और बची खुची कसर वो सामना में पूरी कर लेते हैं। जी हाँ, हरामखोर बोलकर वो सामने में ये भी लिख डालते हैं कि जो उखाड़ना था वो उखाड़ लिया, किसी के बाप से नहीं डरते हम, वगैरह वगैरह। शिवसेना जब बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, तब भी संजय राउत बीजेपी और पीएम मोदी तक को गालियां निकालने से बाज नहीं आते थे। तो सोचिए, कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार और एनसीपी को क्या क्या नहीं बोल चुके और उनके बारे में सामना में क्या क्या नहीं लिखा। याद ना आए तो सामना में छपे पुराने आर्टिकल भी आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। पर अब तो उसी कांग्रेस और एनसीपी के साथ गलबैयां हो रहे हैं। लेकिन संजय राउत की यही बदजुबानी उद्धव ठाकरे के लिए अब महंगी पड़ रही है। देखिए कैसे उद्धव ठाकरे का सबसे करीबी विधायक प्रताप सरनाइक बैठे बिठाए ईडी की रडार पर आ गया। अब ईडी कोई मुंबई पुलिस तो है नहीं जो झूठी एफआईआर घड़कर अर्नब की तरह किसी के भी पीछे पड़ जाए। अरे जनाब, ये ईडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ही मामलों को खंगालती है। और अब आ गया 175 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला सामने। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि टॉप्स ग्रुप सिक्योरिटी कंपनी को टेंडर दिलाने के नाम पर शिवसेना विधायक और प्रवक्ता प्रताप सरनाइक हर महीने 6 लाख रुपए की किश्त बतौर रिश्वत ले रहे थे। कुल मिलाकर 7 करोड़ की रिश्वत प्रताप सरनाइक और कंपनी के बीच तय हुई थी। ये खुलासा खुद ईडी ने किया है। अब ये तो हर बात को दूर से देखने और जरूरत से ज्यादा समझने वाले संजय राउत ही बता पाएंगे कि असली खेल है क्या। संजय राउत को सामना में लेख लिखकर देश की जनता को ये बताना ही पड़ेगा कि कितने करोड़ की रिश्वत ली गई और किस किस को कितना हिस्सा मिला। नेशन वांट्स टू नो। अब प्रताप सरनाइक के मुद्दे पर भी संजय राउत ने मोदी सरकार पर उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए जांच एजेंसियों के इस्तेमाल तक का आरोप मढ़ दिया। वैसे याद रखना चाहिए कि ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने 1.5 साल पहले कहा था कि हमने 17 मिनट में बाबरी मस्जिद गिरा दिया था, मोदी सरकार राम मंदिर बनाने में इतना वक्त क्यों ले रही है। और जब अयोध्या में इसी राम मंदिर की आधारशिला रखी गई तो बेचारे वहां होने वाले भव्य समारोह का हिस्सा भी नहीं बन पाए। और अब उन्हें ये राग अलापना पड़ रहा है कि उन्हें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है। ये तो कुछ नहीं, उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख लिखा था कि बीजेपी को किसी भी हाल में कन्हैया कुमार को हराना चाहिए, चाहे इसके लिए ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ही क्यों ना करनी पड़े। इसके लिए उन्हें नोटिस तक भेजा गया था और आज वामपंथियों का साथ देने वाली कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो ये हाल है संजय राउत की बेलगाम जुबान का। पर इस बार तो संजय राउत वाकई डर गए हैं। ना 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 ना, ये उद्धव ठाकरे सरकार के जाने का डर कतई नहीं है। ये तो इस बात का डर है कि कंगना पर हमला बोलने वाले और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा में लाने वाले शिवसेना के कद्दावर विधायक और प्रवक्ता प्रताप सरनाइक का जब ये हाल है तो उनका क्या होगा। प्रताप सरनाइक तो ईडी के सामने अपनी पेशी से इतना डरा हुआ है कि गोवा में ही कोविड-19 का बहाना बनाकर क्वारंटाइन हो गया है। उसे पता है कि उसके बड़बोलेपन के चलते अब उसकी तो लंका लग गई है। लेकिन संजय राउत को भी अब धुंधला ही सही पर सच सामने दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब अगला नंबर होना हो उनका ही आने वाला है। अब एक तो दोनों नेता बड़े ही बेलगाम जुबान वाले हैं, दूसरे दोनों ही उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं, दोनों ही 3 टांग वाली अगाड़ी सरकार के नाम पर आजकल कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में एक का नंबर तो लग चुका है तो जाहिर है दूसरे का नंबर आने ही वाला है। तभी तो प्रताप सरनाइक के ठिकानों पर ईडी की रेड के चलते किस कदर बेकाबू हो गए थे संजय राउत। केंद्र पर बदले की भावना से ईडी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा बैठे थे।
अब कोई पूछे उनसे कि जब कंगना के बंगले पर बीएमसी ने कार्रवाई की थी तब तो आप कह रहे थे कानून अपना काम कर रहा है, तो अब कैसे कह सकते हैं कि कानून अपना काम नहीं बल्कि केंद्र सरकार का एजेंडा चला रहा है? मियां संजय की भी कोई गलती नहीं है, डर के मारे इंसान कुछ से कुछ बोल जाता है। लेकिन ये तय है कि इस बार शिवसेना को देर में ही समझ आएगा कि उनको पिछले एक साल में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी एक शख्स ने पहुंचाया है तो वो है संजय राउत। अब शिवसेना का तो पता नहीं, लेकिन जनता इस बात को जरूर समझ चुकी है। वैसे बीजेपी अगले 25 साल तक महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं आएगी, ये तो पता है संजय राउत को, पर क्या ये पता है कि शिवसेना में प्रताप सरनाईक के बाद ईडी के निशाने पर अगला नंबर किसका है? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।